बीए भाग प्रथम के इस व्याख्यान में आज हम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 40 सिद्धांत का जो टॉपिक है, जिसके कुछ सिद्धांत हमने पिछली व्याख्यान में डिस्कस किए थे, उसके आगे हम चर्चा करेंगे। मैं शॉर्ट में पहले उनको दोहरा देता हूं जो हम अब तक चर्चा कर चुके हैं। कर्नाटक यानी दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति की तुलना में हिंदुस्तानी भारतीय संगीत पद्धति की कुछ विशेषताएं हैं। यही कारण है कि आज मैसूर, मद्रास और कर्नाटक को छोड़कर शेष समस्त भारत में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति ही प्रचलित है। यह पद्धति कुछ विशेष सिद्धांतों पर अवलंबित है। संगीत के विद्यार्थियों को इन सिद्धांतों को भली प्रकार से मनन कर लेना चाहिए। श्री भातखंडे ने क्रमिक पुस्तक मालिका के 5वें भाग में इन पद्धतियों का विस्तृत उल्लेख किया है। उसी के आधार पर निम्न सिद्धांत हैं जो आपके सामने हैं, जो हम पिछले व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं। पहला, हिंदुस्तानी उत्तर भारतीय संगीत पद्धति की नींव बिलावल थाट को शुद्ध थाट मानकर रखी गई है, अर्थात बिलावल थाट के स्वर ही शुद्ध स्वर सप्तक का निर्माण करते हैं। इसको मैं डिटेल में पिछले व्याख्यान में समझा चुका हूँ। समस्त रागों का वर्गीकरण 3 विभागों में किया गया है। औड़व 5 स्वरों के राग, षाड़व 6 स्वरों के राग और संपूर्ण 7 स्वरों के राग। 5 स्वर से कम और 7 स्वर से अधिक का कोई राग नहीं होता है। औड़व, षाड़व और संपूर्ण, इनके आरोह अवरोह में उलट पलट होने से 9 प्रकार के भेद माने जाते हैं, जिनका विवेचन औड़व षाड़व भेद के अंतर्गत मैंने आपको बताया था। प्रत्येक 5वां पॉइंट है, प्रत्येक राग में थाट, आरोह अवरोह, वादी संवादी, समय और रंजकता, ये बातें आवश्यक होती हैं। 6वां पॉइंट, वादी संवादी स्वरों में प्रायः 4 स्वरों का अंतर होता है या 5 स्वरों का अंतर होता है। वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में होता है तो संवादी स्वर उत्तरांग में होगा, और यदि वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग में है तो संवादी स्वर पूर्वांग में होगा। वादी स्वर को बदलने से ही शाम को बजाए जाने वाले राग को सुबह बजाया जा सकता है। ये 7वां बिंदु है। इसकी मैं विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ पिछले व्याख्यान में। राग में सुंदरता लाने के लिए विवादी या वर्ज्य स्वर का भी किंचित प्रयोग किया जा सकता है। यह 8वां बिंदु है, इसको भी मैं समझा चुका हूँ। 9वां बिंदु है, हर राग में एक वादी स्वर होता है जिसका राग में विशेष जोर रहता है। वादी के स्वर के ही आधार पर हम पूर्व राग और उत्तर राग को पहचान सकते हैं। यहाँ तक मैं आपको सारी बातें बता चुका हूँ डिटेल में। अब 10वां पॉइंट हम आगे लेते हैं कि इस पद्धति के राग सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला है कोमल रेध वाले राग, दूसरा है शुद्ध रेध वाले राग, और तीसरा है कोमल ग नी वाले राग। जो संधि प्रकाश राग सूर्यास्त और सूर्योदय के समय गाए और बजाए जाते हैं वे अधिकांश प्रथम वर्ग में पाए जाते हैं, यानी इनमें कोमल रे व कोमल ध होगा। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि संधि प्रकाश राग कौन से होते हैं। संधि प्रकाश शब्द का अगर आप अर्थ देखें तो जहाँ पे संधि का मतलब जोड़, जहाँ पे अंधेरा और उजाला इनका मिश्रण होता है, उस काल को संधि प्रकाश काल कहा जाता है। अब ऐसा समय 24 घंटे में 2 बार आता है। एक बार तो सुबह जब रात ख़त्म हो रही है और सुबह होने वाली है, और एक शाम को जब दिन ख़त्म होने वाला होता है और रात शुरू होने वाली होती है। तो ये 2 प्रकार के संधि प्रकाश काल हैं। एक सूर्यास्त का संधि प्रकाश और एक मॉर्निंग का सूर्योदय के समय का संधि प्रकाश काल। तो जो राग इन संधि प्रकाश समय में बजाए जाते हैं उनमें रे व ध कोमल होता है, और प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों में रे और प रे ध वर्जित नहीं होते हैं, और सायंकालीन संधि प्रकाश रागों में ग नी वर्जित नहीं होते हैं। और इस बात का क्या अर्थ हुआ कि जो सुबह बजाए जाएंगे राग संधि प्रकाश काल में,
उनमें रे व ध वर्जित नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार से। और जो शाम को वाले संधि प्रकाश समय बजाए जाएंगे उनमें ग और नी वर्जित नहीं किया जा सकता। 11वां बिंदु है कि इस पद्धति में मध्यम स्वर को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस स्वर को अध्वदर्शक स्वर कहा जाता है क्योंकि इससे दिन रात के रागों को गाने बजाने का समय निर्धारित किया जाता है। अब इस बात का क्या अर्थ है, ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं पहले कि जो कोमल रे ध वाले राग हैं वो संधि प्रकाश राग कहलाते हैं। अब यहाँ पे मध्यम स्वर बहुत महत्वपूर्ण है। जिन रागों में शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है वो प्रातःकालीन संधि प्रकाश के समय गाए बजाए जाएंगे, और जिन रागों में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है वो सायंकालीन संधि प्रकाश समय में बजाए जाते हैं। अब जिन रागों में ग और नी कोमल रखते हैं वे दोपहर या आधी रात को अधिकतर गाए बजाए जाते हैं। ग नी कोमल वाले राग कौन से हैं? जिनमें गंधार भी कोमल हो और निषाद भी कोमल हो, जैसे आसावरी या शाम को बागेश्वरी दरबारी। ये आधी रात को या दोपहर में बजाए जाते हैं। जिन रागों में ग व नी कोमल लगते हैं वे दोपहर या आधी रात को बजाए जाते हैं। यह 12वां नंबर बिंदु था। अब 13वें नंबर बिंदु पर आते हैं। संधि प्रकाश रागों के बाद, यानी कौन से राग जिनमें रे व ध कोमल हो, ऐसे रागों के बाद रे म ध नी शुद्ध लगने वाले राग गाए या बजाए जाते हैं। अब इनमें गंधार कोमल भी हो सकता है और तीव्र भी हो सकता है, लेकिन रे म ध नी ये शुद्ध होंगे। तो ऐसे राग संधि प्रकाश रागों के बाद में बजाए जाते हैं, सायंकालीन संधि प्रकाश रागों के बाद भी और प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों के बाद भी। परंतु इनमें गंधार जो है वो कोमल भी हो सकता है और तीव्र भी हो सकता है, परंतु रे म ध नी ये तो शुद्ध ही होंगे। 14वां बिंदु कि षडज मध्यम और पंचम, ये तीनों स्वर प्रायः दिन और रात्रि के तीसरे प्रहर के रागों में अपना विशेष महत्व रखते हैं। जैसे राग भीमपलासी हुआ या राग दरबारी कान्हड़ा हुआ, इनमें षडज मध्यम पंचम, इनमें से ही कोई स्वर वादी या संवादी होता है। और इन रागों में इन सा म और प इन स्वरों का विशेष महत्व होता है। 15वां बिंदु कि तीव्र मध्यम अधिकतर रात्रि के रागों में ही पाया जाता है। दिन के स्वरों में तीव्र मध्यम का प्रयोग बहुत कम होता है। सोलह नंबर कि सा म प ये पूर्वांग और उत्तरांग दोनों ही भागों में माने जाते हैं। अतः जो राग प्रत्येक समय या सर्वकालिक गाए बजाए जाते हैं उनमें इन्हीं तीनों स्वरों में से कोई एक वादी स्वर होता है। जैसे भैरवी राग है तो इनमें सा म प में से ही कोई वादी स्वर होता है। 17 नंबर कि मध्यम और पंचम ये दोनों स्वर एक साथ कभी किसी राग में वर्जित यानी गैर मौजूद नहीं हो सकते। अगर किसी राग में कोई स्वर वर्जित है तो वो या तो प और म दोनों वर्जित कभी भी नहीं हो सकते। यदि म वर्जित होगा तो प अवश्य होगा, और यदि प वर्जित होगा तो म अवश्य मौजूद होगा। और 18वां नंबर कि किसी भी राग में षडज स्वर जो है वह कभी वर्जित नहीं होता है। अब अगला पॉइंट जो है 19 नंबर का, यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। भातखंडे के अनुसार रागों में प्रायः एक ही स्वर के दो रूप, यानी जैसे रे कोमल भी प्रयुक्त हो रहा हो, रे शुद्ध भी प्रयुक्त हो रहा हो, ग कोमल भी प्रयुक्त हो रहा हो, ग शुद्ध भी प्रयुक्त हो रहा हो, या मध्यम
शुद्ध और कोमल दोनों प्रयुक्त हो रहे हैं। पंडित भातखंडे के अनुसार रागों में प्राय एक ही स्वर के दो रूप साथ साथ नहीं आने चाहिए, परंतु कुछ राग हैं जो इसका अपवाद हैं, ललित इत्यादि। पर यह नियम आजकल इससे भी ज़्यादा शिथिल होने लगा है और बहुत सारे ऐसे राग हैं जिनमें दोनों निषाद या दोनों मध्यम का प्रयोग होता है। तो यह जो बिंदु है वो समय के साथ साथ थोड़ी शिथिलता इसमें आ गई है। 20वां नंबर कि अपने नियत समय पर गाने बजाने से ही राग सुंदर लगता है, किंतु राज दरबार या रंगमंच यह नियम थोड़ा शिथिल हो जाता है। हमारे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रत्येक राग को गाने या बजाने का निश्चित समय निर्धारित है और उसी के अनुसार गाए बजाए जाते हैं। परंतु जब हम कोई किसी मंच पे या किसी दरबार में गाएं और कोई विशेष मांग हो परिस्थिति की, समय की, तो यह नियम शिथिल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप रेडियो में रिकॉर्डिंग होती है तो वह रिकॉर्डिंग होगी दिन के वक्त में ही, लेकिन उसका प्रसारण अगर रात के वक्त में होना है तो वह रात का राग सुबह के समय की रिकॉर्डिंग में सुबह ही बजाया जाएगा। या कुछ राग ऐसे हैं जो भैरवी इत्यादि किसी भी वक्त में बजाए जा सकते हैं। तो यह नियम थोड़ा बहुत आजकल और ज़्यादा शिथिल होने लग गया है और कुछ राग ऐसे हैं जो सुबह शास्त्रों में सुबह के या शाम के बताए गए हैं, लेकिन उसको उनके उलट अलग समय में भी गाया बजाया जा रहा है। 21वां नंबर बिंदु है कि तीव्र माँ के साथ कोमलनी बहुत कम रागों में आता है। तीव्र माँ के साथ कोमलनी का एक उदाहरण वाचस्पति राग है, लेकिन वह क्योंकि दक्षिण भारतीय राग है इसलिए उसमें ये नियम जो है वो उत्तर भारतीय संगीत पर आधारित ज़्यादा लागू हैं। तो तीव्र माँ और कोमल निषाद किसी राग में प्रयुक्त हों ऐसे बहुत कम या बहुत रेयर राग हैं। 22 नंबर, दो मध्यम लगने वाले रागों में कुछ एक रूपता पाई जाती है और इसकी भिन्नता प्रायः आरोह में ही दिखाई देती है और ऐसे रागों का अंतरा बहुत कुछ मिलता जुलता होता है। जैसे कामोद, हमीर, केदार, छायानट ये इत्यादि राग हैं, इनमें दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है। तो इनका अवरोह जो है वो एकदम समान है, लगभग समान है और आरोह में ही अंतर किया जा सकता है और इनका जो अंतरा है वह सबका ही ऑलमोस्ट एक जैसा होता है और इनका मुख्य जो अंतर है वो सप्तक के पूर्वांग में ही ज़्यादा दिखाई देता है। उत्तरांग का सबका स्वरों का लगाव और लगभग सभी रागों का एक जैसा है। 23 नंबर, रात्रि के प्रथम प्रहर में जो दोनों मध्यम वाले राग गाए बजाए जाते हैं उनका एक साधारण सा नियम यह है कि शुद्ध मध्यम तो आरोह अवरोह दोनों में ही प्रयुक्त हो सकता है, किंतु तीव्र मध्यम केवल आरोह में ही प्रयोग किया जाएगा तथा शुद्ध मध्यम की अपेक्षा थाट का उपयोग दोनों मध्यम वाले रागों में कम ही पाया जाता है। 24 नंबर, रात्रि के प्रथम प्रहर वाले रागों में एक नियम यह भी दिखाई देता है कि उनके आरोह तथा अवरोह में निषाद वक्र तथा अवरोह में गंधार वक्र होता है। ऐसे रागों में अवरोह में प्रायः निषाद दुर्बल दिखाई देता है। दुर्बल का मतलब यहाँ जिसका कम प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे राग जो रात्रि के प्रथम प्रहर में गाए बजाए जाते हैं उनमें आरोह में निषाद वक्र होता है, यानी पानी ध सा, इस प्रकार से नी ध सा, धनी सा के बजाय नी ध सा इस प्रकार से उसमें आरोह किया जाता है और
अवरोह में गंधार वक्र होता है, इसका मतलब ये, इसका कहने का मतलब है मगर रेशा के स्थान पर ज़्यादा गम रेशा का प्रयोग किया जाएगा। और अवरोह में निषाद दुर्बल यानी जिसका क्रम प्रयोग किया जाएगा, तो इसका मतलब है सा ध प, इस प्रकार से आएंगे निषाद को छोड़ते हुए। निषाद को वर्जित नहीं करना है लेकिन उसका कम प्रयोग किया जाना है। तो हमने 24 नंबर बिंदु तक के सिद्धांत इस व्याख्यान में पढ़े। आगे के व्याख्यानों में हम इसके 40 में से जो शेष रहे सिद्धांत हैं उन पर चर्चा करेंगे।